Now, on taking over the administration in Pakistan in 1958, I would like to give you the sort of picture I saw of the country. The first thing that struck one was that the politicians that were running the country had failed. They had failed for several reasons. One was that on attaining Pakistan and during the attainment of Pakistan, a tremendous struggle was waged, enormous amount of sacrifices were made, and large sufferings were incurred, mostly by innocent people. And yet it's curious that whilst that struggle was being waged, and it was apparent that Pakistan was coming into being, there was no plan formulated as to what shall we do after Pakistan has come into being. There was no set state policy. There were no clear-cut objectives laid down and put before the people. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया सईद और जुनून गुमगश्ता के साथ हाज़िर खिदमत हैं एक दफ़ा फिर। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लुत्फ़ुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो आवाज़ आपने सुनी वो थी जनरल अयूब ख़ान की, पाकिस्तान के पहले फ़ौजी हुक्मरान थे। जिस मौके पे ही बात करते थे उस वक्त जब इन्होंने टेक ओवर किया, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं कि भाई उस वक्त क्या हालात थे, लेकिन आवाम के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही थी। पहला मार्शल लॉ लग गया था मुल्क में। मुझे याद है कि मैं लाहौर में था। लाहौर में थे? यहाँ नहीं था मैं, कराची में नहीं था, लाहौर में था। वहाँ मैंने सुबह को अखबारात में ये पढ़ा कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया है, ये है वो है, और ये बेहतर है कि हो, ये तसर भी मिला था वो, इसलिए कि लोगों को फ़ौरन फ़र्क मालूम हो गया। एक साहब ने थूक दिया रास्ते में चलते हुए, एक फ़ौजी आया, उसने उसकी शर्ट फाड़ी, निकाला, पोंछो। तो इस किस्म के ड्रामेटिक चेंजेस से तो लोगों में एक नया तअस्सुर पैदा हुआ। वो चीज़ मुतनाज़ा बन गई बाद में, और अब तक मुतनाज़ा है। अब भी लोग हैं जो कहते हैं कि साहब अयूब खान की हुकूमत अच्छी थी, और अब भी लोग कहते हैं कि अयूब खान के ज़माने ही से ये बुराई शुरू हुई। हाँ। इस किस्म की बातें होती हैं। आपने कभी देखा उनको सामने से? कई मरतबा देखा। अच्छा। उनको सुना भी और सुना भी। आदमी ऐसा वजीह, ऐसा गोरा चिट्टा, ऐसा खूबसूरत। एलिज़ाबेथ मलिका जो है वो आई थी उसके ज़माने में, मालूम होता था कि बादशाह तो ये है। तो हालांकि अंग्रेज़ औरत है बेचारी, ठीक ठाक है, जैसी भी है, लेकिन उसके सामने जज नहीं रही थी। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी में वैसे उनके हुस्न का भी काफ़ी हाथ था, और लोग वाकई समझते थे कि ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन एंड वेरी गुड लुकिंग मैन। अयूब साहब के बारे में गुफ्तगू हुई लुत्फ़ुल्लाह खान साहब से। अब बात करते हैं कुछ अदब के मुतालिक। आज जिस अदीब का हमने इंतखाब किया है, किसी ने उनके अफसाने पढ़े हों या ना पढ़े हों, नाम ज़रूर सुना होता है हर आदमी ने। इस्मत चुगताई साहिबा बहुत बेबाक लिखती भी थी और बोलती भी थी, और आपसे मुलाकात भी उनकी बहुत रही। बल्कि आपने तमाशा अहले कलम में लिखा है कि आपका उनसे गायबाना तारुफ बहुत पहले हो गया था। इससे क्या मुराद थी आपकी? वो हुआ यूँ कि 1942 का ज़माना जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना था। उसमें ब्लैकआउट हो जाया करते थे रात को। उस ब्लैकआउट पर मैंने एक छोटा सा अफसाना लिखा। इस्मत चुगताई उस ज़माने में एक थी स्कूल्स कमेटी, म्यूनसिपल स्कूल्स कमेटी बम्बई में, ग्रांट रोड पर उसका ऑफिस था। उसकी वो सुपरिटेंडेंट बन के आई, और मैं उसी दफ्तर में काम करता था, मुलाजिम था। अच्छा, ये 42 की बात है। सही। तो मैंने कहा भाई इस्मत आई हुई है,
तो ज़रा उसको दिखा तो लो कि क्या बात कैसी है? क्या कहती है। वो तो अफसाने लिखने वालों में उस वक्त उसका लिहाफ वो हाफ बन चुका था। अच्छा, वो आ चुका था। तो मैं गया, मैंने कहा मैंने एक अफसाना लिखा है, जिस वक्त मौका मिले नज़र देख ले। उसने पढ़ा, फिर उसने आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ी में उसमें लिखा था, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसने कहा द आइडिया इज़ गुड, द लास्ट पैरा नीड्स चेंज। ये उस ज़माने की बात है, 42 की बात है। बाद में शादी वादी हो गई लतीफ़ से उसकी वो। फिर वो यहाँ आई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर उस्मानी वो उनकी कज़न थी या क्या थी, उनका रिश्ता था आपस में। इत्तेफाक की बात है कि मेरे बहनवी के बहनवी जो थे वो डॉक्टर उस्मानी थे। ओह, अच्छा। तो यूं दूर का एक रिश्ता बन में गया। तो मैंने अप्रोच किया उसे, वो आई। फिर तो बात जब भी आती ही रही और मैं रिकॉर्ड करता ही रहा। बेहिसाब बेशुमार रिकॉर्डिंग मेरे पास उसकी मौजूद है। इसी बात पे हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। वो रिकॉर्डिंग जो हमने निकाली है आपके ख़जाने से, इस्मत चुगताई की आवाज़ में उनका अपना लिखा हुआ छोटा सा एक हिस्सा। उर्दू की बेबाक तरक्की पसंद अफसाना निगार इस्मत चुगताई 1915 को बदायूं में पैदा हुई। बीए और बीटी किया। नावल टेढ़ी लकीर के अलावा कलियां, छोटे, छुई मुई, एक बात, दो हाथ, जिद्दी, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, बहरूप नगर आपके मशहूर अफसानवी मजमूए थे। अफसाने लिहाफ में मुबैना फहश निगारी पर मुकदमे का सामना भी किया। कई मशहूर फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। आपको गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 24 अक्टूबर 1991 को उर्दू अफसाने की ये मायानाज हस्ती बम्बई में इंतकाल कर गई। लिहाफ, जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। ना जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज़ जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरे जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुँह बोली बहन के पास छोड़ गईं। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ न सकूंगी। सदा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महसूस है। जुनून गुमगश्ता की इस महफिल में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बात हो रही है इस्मत चुगताई के बारे में। लिहाफ उनका मकबूल तरीन अफसाना था, बहुत उसके बारे में जिक्र होता, बल्कि इस्मत चुगताई का नाम लेते ही लोग कहते हैं अच्छा लिहाफ, एज इफ उन्होंने कुछ और लिखा ही नहीं है। वो एक मुतनाज़ किस्म का चीज़ हो गई थी। कोर्ट कचहरी हुई, हाँ, ये हुई, वो हुआ, लंबा किस्सा उसके साथ है। ये मंटो और इस्मत, ये दोनों पर एतराज़ होता रहा कि तुम लोग ऐसे अफसाने क्यों लिखते हो जो मुनासिब नहीं समझी जाए। तुम लोग ऐसे अफसाने क्यों लिखते हो, ऐसा क्यों लिख देते हो जैसा कि है। इस पे एतराज़ हुआ। आप तो 1942 में भी उनसे मिल चुके थे। फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान में आपके पास आई तो क्या तब्दीली क्या पाई आपने उनके अंदर? कोई ख़ास तब्दीली, कोई तब्दीली नहीं थी, वैसी थी। बड़ी खूबसूरत, यानी मतलब है कि लिखने वाली बहुत अच्छा लिखने वाली
रवां लिखने वाली और बेबाक लिखने वाली खातून थी। ठीक, तो ये तो कुछ अहवाल था आपकी मुलाकात का इस्मत चुगताई के साथ, और अब हम बात करेंगे एक शायर की, जैसा कि हमारे हर प्रोग्राम में होता है, एक अदीब और एक शायर। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। बेहजाद लखनवी साहब। बेहजाद साहब जिसे कहते हैं आप, वो मेरे नज़दीक नात गो शायर। नात तो सभी कहते हैं, लेकिन नात सुन करके आपका गला रुंध जाए, वो बेहजाद, वो बेहजाद। आपको उनकी आवाज़ में एक नात सुनवाएं? सुनाइए। आपके ख़जाने से निकाली हमने, आइए सुनते हैं। बेहजाद लखनवी। उर्दू के मुमताज़ सूफ़ी शायर बेहजाद लखनवी 1900 में लखनऊ में पैदा हुए। क्लासिकी लहजे की गज़ल और नातिया कलाम आपकी पहचान है। आप रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे और रेडियो के लिए सैकड़ों गीत और स्क्रिप्ट लिखे और कई अवार्ड भी हासिल किए। आपका कलाम बर्रे सगीर के नामवर गुलकारों ने गाया है। आपका इंतकाल 1974 को कराची में हुआ। के माहे कमाल अल्लाह अल्लाह हर एक शय में अक्से जमाल अल्लाह, मिसाल आपकी दोनों आलम में क्या हो कि हर बात है बेमिसाल अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी मोहब्बत नमाज हकीकत इबादत तुम्हारा ख्याल अल्लाह अल्लाह। नजर में मदीना है दिल में मदीना बड़े लुत्फ का है ये हाल अल्लाह अल्लाह। मदीने के माहे कमाल अल्लाह अल्लाह। हमारे साथ शरीक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल है जुनून गुमगश्ता की। अब बात करते हैं कुछ मौसीकी की, और मौसीकी में भी मौसीकी की मलका की, यानी मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम। तो हम आपको पहले सुनवाते हैं मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम की आवाज़। रोशन आरा बेगम। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम 1917 में कलकत्ते में पैदा हुई। मौसीकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली रोशन आरा ने उस्ताद अब्दुल करीम खान से मौसीकी में इस्तिफ़ादा किया। 30 के अशरे में ऑल इंडिया रेडियो की मकबूल फ़नकारा रहीं। 1948 में पाकिस्तान आकर लाला मूसा में बस गईं। कुछ गाने फिल्मों के लिए भी गाए, मगर आपकी असल शनाख्त क्लासिकल गायकी ही थी। 6 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान में मौसीकी का ये अजीम असासा आसूदा खाक हुआ। कमित सपीत लागे कमित सपीत लागे कमित सपीत लागे सपीत लागे कमित सपीत लागे कमित सपीत लागे ये थी मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम जी। उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, हाँ। उसमें लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हैं? आपने सामने गाते हुए सुना उनको? वो मेरे घर पर आ करके 1 घंटा रिकॉर्डिंग कर चुकी हैं मेरी अपनी लाइब्रेरी के लिए। और इससे पहले EMI में जा कर के स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की जगह पर उन्होंने कहा जी EMI में मैं जाकर क्यों रिकॉर्ड करूँ, मैं लुत्फुल्लाह साहब के यहाँ रिकॉर्ड करूँगी, तुम उसका रिकॉर्ड बना लेना। वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने रिकॉर्ड सुना है ये पुराना रिकॉर्ड है ये, और किराने घराने की मुल्तानी बहुत मशहूर है, तो मुल्तानी उनको सिखाई, मुल्तानी उन्होंने सुना दी। वो गज़ब
की सुरीली खातून थी। मैंने इन्हें पहली मर्तबा 1938 में बम्बई में एक किसी सर्कल में मैंने इनको सुना था, सामने यूँ सामने बैठ कर, पहली मर्तबा। फिर रेडियो में सुनता था, फिर यहाँ सुनता था, फिर वहाँ सुनता था। फिर इनकी शादी एक वहाँ पुलिस सुपरिटेंडेंट DSP थे चौधरी अहमद खान साहब, वो लीगी थे। तो वो मुंबई छोड़ करके जब पाकिस्तान बना तो आए, उनके साथ रोशन आरा भी आ गई। उनका घर, उनकी जायदाद लाला मूसा में थी, तो ये दोनों वहाँ ठहर गए। तो उनको बहुत मुसीबत होती थी रियाज की। हालांकि नीचे बेसमेंट में उन्होंने बना रखा था खान साहब ने कि भाई तुम वहाँ बैठ के गाया करो, रियाज करो। लेकिन रियाज ऐसा नहीं होता, वो तो उसके लिए कुछ माहौल चाहिए, कोई जगह चाहिए। फिर उनको फिर लोगों ने मजबूर किया कि भाई बुखारी साहब ने सब मिल करके कि भाई ये नेशनल एसेट है, इसको आप तो रोकिए नहीं, इनको गाने दीजिए। तो वो राज़ी हो गए। तो चुनाचे यहाँ प्रोग्राम करती रही, बहुत से प्रोग्राम। अच्छा, आपने एक दफ़ा उनसे दरबारी सुनने की भी ख्वाहिश का इजहार किया था? हाँ, वो किस्सा ये है, मैंने उसे पूछा कि भाई रोशन आरा तुम दरबारी गाओगी? हाँ जी, क्यों नहीं। मैंने कहा फिर गाओ, मेरे यहाँ गाओ। पहली मर्तबा मेरे यहाँ वो उनकी किराने की एक मशहूर बंदिश है, गुमानी जग तज गयो, वो उसने गाया। और तकरीबन 1 घंटा गाया उसने मेरे यहाँ, और कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इस बहुत ही सुरीले ज़िक्र के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए, बहुत मशहूर, बहुत काबिल और लुत्फ़ुल्लाह खान साहब के हवाले से, ऐसे लोगों से जिनकी आवाज़ें इनके पास महफूज हैं। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अगले हफ्ते देखिए और सुनिए जुनून गुमगश्ता में हुसैन शहीद सुहरवर्दी, नासिर काज़मी, प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन और उस्ताद बरकत अली खान को। It was quite probable that Calcutta would again have been drenched in blood. गालिब की शायरी एक मुनफरद शायरी। मैंने कहा जी ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर न दीजिए। जिंदगी भर वफा हमी से हुई, सच है यारो खता हमी से हुई।